नकुल और निवेदिता की शादी हो गई थी। शादी की रस्में संपूर्ण होने के बाद सभी रिसोर्ट से घर लौट रहे थे। आजकल तो लोग आधे घंटे में फेरे निपटा देते हैं, पर मम्मी जी ने अपने गांव से पंडित को बुला लिया। 3.5 घंटे, इतनी देर तक आज तक पिक्चर भी नहीं चली है। और धुरंधर की बात अलग है पर उस मूवी जितना जान थोड़ी ना है मेरी कमर में। ऐसी कमर जकड़ी है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऊपर से घर है कि आ ही नहीं रहा है। खुद ही खुद में बात करते हुए निवेदिता अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही थी। रियल रेयर व्यू मिरर में अपनी भाभी की शक्ल देखकर नेहा कहती है, क्या हो गया भाभी, किन ख्यालों में खोई हैं आप? बड़ी सुस्त सुस्त लग रही है। अभी तो आपको घर जाना है, अपने ससुराल वालों से मिलना है। असली मिलन तो अभी होने वाला है और आप अभी तक ऐसे कैसे चलेगा भैया? जरा जगाओ भाभी को, कोल्ड ड्रिंक कॉफी पिलाओ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। मैं तो सोच रही थी कि हमारे घर के पास भी तो रिसोर्ट है, फिर इतनी दूर रिसोर्ट क्यों लिया गया? ओह, शादी का सीजन है तो शायद पास वाले सारे बुक हो गए होंगे ना पहले से। क्यों, तुम्हें ये रिसोर्ट पसंद नहीं है? शादी के बाद तो दोनों परिवार के बीच में बात हुई थी, सबने एग्री किया था इस वेन्यू के लिए। नहीं नहीं, आप बुरा मान गए। अब अगर ससुराल वाले लड़की के घर वालों के सामने किसी चीज का प्रस्ताव रखेंगे तो वो तो मानेंगे ना। और मैं तो आपके रिश्तेदारों के लिए कह रही हूँ। दादी जी आई हैं, चाचा जी आए हैं, कितने सारे लोग हमारे गांव से आए। उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी ट्रैवल करने में। गांव के लोगों को इन चीजों से तकलीफ नहीं होती भाभी। अब तो फिर भी गाड़ी में है। गांव से आए हुए मेहमान 11 नंबर की बस से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस बुक हो गई थी चलो अच्छा है। वही मैं सोचूं, नकुल जी के हाथ में कोई काम दिया गया हो और वो उसे सही से ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं भाभी, अब समझी नहीं, जरा खिड़की के बाहर देखिए। निवेदिता खिड़की से बाहर झांकती है और धोती कुर्ते में एक मध्य उम्र के आदमी को भागता हुआ दिखती है। हे भगवान, लगता है इनकी ट्रेन छूट गई है, या कहीं किसी चोर ने पॉकेट तो नहीं मार लिया। अरे नकुल बिटवा, अभी तक यही हो? क्या फायदा फिर गाड़ी का? हमें देखो, तुम्हारे साथ ही निकले थे। तुम्हारी गाड़ी ट्रैफिक में रह गई, हम पैदल पैदल यहाँ तक आ गए। भाभी, ये हमारे गांव वाले चाचा जी है, सर ढकी अपना। गाड़ी आगे बढ़ती है और सीधा रुकती है नकुल निवास के बाहर। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी और मेहमान यहाँ वहां डोल रहे थे। इतने मेहमान आए, इनको विदा करने में हफ्ता लग जाएगा मुझे। निवेदिता और नकुल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचते हैं। चौखट पूजन की रस्म होती है। उसके बाद सीता अपने बेटे और बहू को अंदर लेकर जाती है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? सब अभी ही निकलने को तैयार हो गए हैं क्या? इतनी जल्दबाजी क्या है? निकलना तो पड़ेगा ही ना बेटा। तू भी एक काम कर, अपना लहंगा बदल ले और कोई हल्की सी साड़ी पहन ले। रात का सफर है, ठंड से बचने के लिए कोई मोटा कंबल भी ले लेना, तुझे आदत नहीं होगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर का टेम्परेचर अभी 7-8 डिग्री है और कमरे में अगर मैंने एसी का टेम्परेचर 24 कर दिया ना तो ठंड लगेगी ही नहीं। तो क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, बस खड़ी है, हम गाँव निकल रहे हैं। हाँ? पर नकुल ने तो इंडोनेशिया का प्लान किया था हनीमून पर जाने का, ये गांव और वो भी सभी के साथ। निवेदिता हड़बड़ाते हुए यहाँ वहां नकुल को ढूंढने लगती है। नेहा उसे देखकर उसके कमरे में आती है। 10 मिनट में बस निकल जाएगी भाभी। आपके भैया कहाँ है दीदी, कहीं दिख नहीं रहा है। वो तो बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं भाभी, सब तैयार है, मैं आपको ही बुलाने आई थी। जल्दी से साड़ी बदलिए और चलिए। हमारे यहाँ नई बहू की मुंह दिखाए हमारे पुश्तैनी घर में ही होती है, बड़ा मजा आएगा, चलिए चलिए। अपने ससुराल की सटपटे और नए से नियम का निवेदिता विरोध तो नहीं कर सकती थी। साड़ी पहनकर वो भी बस में सवार हो जाती है और मुंबई से सभी सीधा पहुंच जाते हैं लोकगंज गांव। आहा भाभी, क्या साफ हवा है, गांव तो गांव है भाई। बिल्कुल निवेदिता, गांव की तुलना किसी जगह से हो ही नहीं सकती। अच्छा ये हुआ कि हम वक्त पर निकल गए थे, वरना बहू की पहली रात शहर वाले घर पर ही बीतती तो अच्छा नहीं होता। हे भगवान, कहीं इस घर में कोई भूत वूत तो नहीं है। ये सोच सोचकर निवेदिता घबरा रही थी, तभी मनोज वहां आता है। अब अंदर चले कि यही सारी चर्चाएं करनी है? आप सभी को पूरा गांव इंतजार कर रहा है नई बहू को देखने का। मुंह दिखाए की रस्म भी तो शुरू करनी है। चलिए जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाइए, 10 बजे का मुहूर्त है मुंह दिखाए का। निवेदिता अपने गांव के पुश्तैनी घर के अंदर जाती है, जो कि शहर के घर से काफी ज्यादा बड़ा था। इतना प्यारा और सुंदर घर, सच में पापा ने हीरा ढूंढ कर दिया है मुझे। हाँ, इंडोनेशिया की बात नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं। आज रात को जैसे ही हम दोनों को साथ में वक्त मिलेगा, मैं सीधा हनीमून की बात कर लूंगी। गांव से नकुल निवेदिता की शादी में आए हुए सभी मेहमान वापस अपने डेरे को लौट चुके थे।
सभी मेहमान अपने अपने घरों में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और ठीक 10 बजे मधुमती निवेदिता के कमरे में आती है। ऐसे क्या देख रही है बहू, पहचाना नहीं क्या मुझे? तेरी जो सास की सास थी ना, वो मेरी सास की बड़ी अच्छी सहेली थी। दोनों की शादी एक वक्त पर हुई थी, बहनों की तरह रहती थी दोनों। फिर तेरी सास और मैं जिठानी देवरानी की तरह रहने लगी, तो उस हिसाब से मैं तेरी चच्ची सास हुई। प्रणाम चाची जी। एक्चुअली यहाँ पर इतने ताया चाचा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। गांव में सभी को एक साथ लेकर चलते हैं ना। एक साथ लेकर क्यों चलेगी, सब एक ही तो है। अब तैयार होगी बहू तो बाहर चलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म करनी है ना। 3 घंटे पहले तो बाहर कोई इंतजाम नहीं था, लगता है अभी टेंट लगाया होगा। मधुमती निवेदिता को घर के बाहर खुले से चबूतरे के पास ले जाती है, जहां सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए उतावली हो रही थी। घूंघट के अंदर से निवेदिता मधुमती को कोनी मारते हुए कहती है, चाची जी, चाचा जी सुनिए ना, ये सब क्या हो रहा है? इतने खुले में मुंह दिखाई की रस्म, यहाँ तो किसी एक औरत ने भी मेरा मुंह दिख लिया तो पूरा गांव मेरा मुंह देख लेगा। ये लीजिए, सुन लीजिए भाभी क्या कह रही है आपकी बहू। खुले में मुंह दिखाई नहीं जजरी से। अरे बहू, ये हमारे खानदान का नियम है। मैं भी जब ब्याह कराई थी ना तो सीधा इसी घर में लाया गया था मुझे, और पूरे 3 साल यहाँ गुजारने के बाद ही फिर मैं तेरे पापा के पास शहर गई थी। वैसे अभी तो ठंडी की छुट्टियां हैं तो मैं सोच रही हूँ 2-3 महीने यहाँ रुक जाओ। क्या मधुमती, कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा रहेगा भाभी, इस खुले खुले वातावरण का मजा भी ले लेंगे सब साथ में। मैं तो कहती हूँ मुंह दिखाई तो हो गई, आज ही लगे हाथ पहली रसोई भी करवा देते हैं। जाओ प्राची, जूली, निवेदिता को छत पर ले जाओ। घूंघट के अंदर बैठी निवेदिता का हाथ दोनों ओर से प्राची और जूली पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है। मैं तो छोटे से शहर से आई थी, पर फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाई। मानना पड़ेगा तुम्हें निवेदिता, तुम मुंबई जैसी सिटी छोड़कर यहाँ आई हो। बाप रे बाप, इस गांव में कैसे रिश्ता कर लिया तुमने? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं प्राची? क्योंकि अभी तुम्हें अपनी पहली रसोई बनानी है, किचन में नहीं, छत पर। निवेदिता का तो गला ही सूख जाता है। घूंघट ओढ़े निवेदिता छत की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि उसका पैर सीढ़ी से टकरा जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। घबराने की बात नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। पहली बार मैं भी ना इसी तरह गिरी थी, उसके बाद तो मेरे हाथ की खाने ने जो कमाल किया था, वाजी वाह। और यही अगर निवेदिता का सर फट जाता तो क्या होता? क्या ही होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। छत पर पहुंचते ही निवेदिता अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। ये चूल्हा क्यों रखा हुआ है यहाँ? इतना अच्छा घर है, मॉडर्न किचन है, और खाना छत पर, वो भी चूल्हे पर क्यों बनाऊं मैं? अच्छा, आज पूजा हुई है शायद इसलिए। इधर आओ निवेदिता, ये बगल वाला घर जिसकी छत पर 2 चूल्हे हैं ना, ये मेरा ही छत है। यहाँ सभी के घर बड़े बड़े और मॉडर्न है, और खाना खुले खुले वातावरण में छत पर चूल्हे पर बनता है। सिर्फ पहली रसोई के दिन नहीं, तीनों वक्त, हर रोज। क्या? बेचारी निवेदिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। किसी तरह चूल्हे पर खीर बनाकर वो अपनी पहली रसोई निपटाती है। दोपहर में फिर से खाना बनाने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। सूरज तो लग रहा है सीधा सर पर ही आग उगल रहा है। घर पर तो कभी बालकनी में भी 2 मिनट नहीं बैठी थी मैं। वैसे ये नियम जिसने भी बनाया है ठीक ही तो बनाया है। देखा जाए तो इससे शरीर को सूरज की गर्माहट मिल जाएगी। एक काम करती हूँ, रात का खाना भी अभी निपटा देती हूँ ताकि रात को ठंड में छत पर आकर ठिठुरना ना पड़े। निवेदिता की आवाज सुनकर छत की दीवार की उस तरफ से जूली कहती है, अगर ऐसा ही होता तो क्या हम रात का खाना भी नहीं बना सकते थे? एक बात कहूंगी निवेदिता, कुछ गर्मा गर्म कपड़े और कंबल अपने साथ रख लेना। निवेदिता हैरान थी, उसकी पड़ोसन ऐसा क्यों कह रही है, पर वो उनकी बात पर ध्यान न देते हुए खाने का काम निपटाकर नीचे आ जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। जल्दी से खाना खाकर अपनी ननद के साथ छत पर बिस्तर लगा देना बहू। इतनी सर्दी में आप छत पर क्यों सोएंगी मम्मी जी? नीचे इतने सारे कमरे तो हैं। क्या सीता, तूने बहू को गांव के नियमों के बारे में नहीं बताया? हमारे गांव में सभी छत पर सोते हैं बेटा। निवेदिता अपने कमरे में यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी, तभी नकुल वहां आता है। ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ नकुल जी? सुबह पहले मुझे मेरे ससुराल से सीधा इस गांव के घर में लेकर आ गए, फिर कहा गया छत पर खाना बनाओ, वो भी मैंने मान लिया, पर ठंड में छत पर कौन सोता है? शादी के वक्त ही दोनों परिवारों में बातें हो गई थी कि तुम हमारे घर के नियम मानोगी, और ये हमारे घर के नियमों में से एक है। मैं भी छत पर ही सोने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें अकेले छत पर भेजा जा रहा है।
नेहा के साथ साथ निवेदिता छत पर बिस्तर लगाने जाती है और देखती है आसपास के सभी घर वाले अपने अपने छतों पर बिस्तर लगा रहे हैं। इतनी ठंडी हवा में छत पर कैसे सोऊंगी मैं? एक एक करके निवेदिता के सास, ससुर, ताई सास और बाकी सब घर वाले छत पर आ जाते हैं। ये हुई सुहाग रात। एक और सास सो रही है, दूसरी और ननद, कुछ दूरी पर पति और फिर ससुर जी, फिर ताया ससुर, ताई सास। उफ, नई बहू के साथ सास ससुर कैसे यहाँ सोते हैं? ऐसे तो इन्हें चेहरा ढककर मुझे ऊपर लाना था और ऐसे सभी के सामने छत पर सुला रहे। निवेदिता अपने दोनों तरफ देखती है। हाय राम, सुबह से एक तिनका भी नहीं उठाया किसी ने और बिस्तर पर गिरते ही सो गए। इतनी ठंडी हवा में इन्हें नींद कैसे आ रही है भगवान जाने। चारों तरफ से आ रही खर्राटों की आवाज निवेदिता को ये इशारा कर रही थी कि तुम्हें भी इसी माहौल में सोना होगा। ठंडी हवा के बीच करवटें बदलते हुए किसी तरह निवेदिता अपनी रात गुजार देती है। अगली सुबह गले की बैंड बजा दी इस नियम ने। अच्छी, अरे क्या जरूरत थी छत पर सुलाने की मुझे? मेरे सर पे इतना मोटा गद्दा था, उसके बाद भी पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। बाप रे बाप। चीखती हुई कराहती हुई निवेदिता अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि हॉल में सीता आवाज देते हुए कहती है, क्या हो गया बहू, तो छींक पर छींक क्यों मारी है? लगता है गांव की शुद्ध हवा भाभी को सूट नहीं कर रही। क्यों भाभी? यही मौका है मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मुझे ना छत पर सोने की आदत नहीं है मम्मी जी। पूरी रात ठंड से कांपती रही मैं, इस कारण मुझे सर्दी जुकाम हो गया। मेरे बदन में भी ना बहुत दर्द हो रहा है। खैर मैं तो फिर भी जवान हूँ, कर लूंगी बर्दाश्त। आप सबकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? अरे मुझे क्या होगा बहू, हम पिज्जा पिज्जा खाकर बड़े नहीं हुए हैं। ये प्राकृतिक हवा, अच्छा खान पान शरीर में गया है हमारे, और बाकी तो सहने की क्षमता होती है। अपनी ननद को देख ले, ये तो तुझसे भी छोटी है। हमारे साथ ये भी तो छत पर सोई थी ना, क्या हुआ इसे? जहां तक बात रही तेरी तबीयत की, तो टेंशन की बात नहीं है। चल मेरे साथ, हल्दी का दूध पिला देती हूँ तुझे, देखना फिर कैसे तेरी सर्दी गायब होती है। दिन गुजर जाता है। रात को फिर से छत पर बिस्तर लगने शुरू हो जाते हैं। आज निवेदिता बर्तन धोने का बहाना देकर छत पर जाने में देरी कर देती है। तुम ये चादर से ही सलवटें हटाती रहोगी क्या आज? चलो देरी हो रही है, सोना नहीं है क्या? सब ऊपर जा चुके हैं। वही तो, सब ऊपर जा चुके हैं और नीचे हम दोनों अकेले हैं। शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं मिला। पूरा दिन तो सभी आसपास रहते हैं और ऊपर तो पूरा परिवार क्या मोहल्ला रहता है, तो थोड़ा समय हम दोनों को साथ में भी बिताना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बाजू में सोना है ताकि मुझसे बात कर सको। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। हमारे घर में सब फ्रैंक है। ये कहकर नकुल निवेदिता का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है। बिस्तर पर जाते ही मुंह ढककर नकुल तो सो जाता है और मच्छर परेशान करना शुरू कर देते हैं निवेदिता को। हे भगवान, क्या जुल्म है ये। मैंने सोचा था इसी बहाने नकुल को नीचे रोक लूंगी और आराम से कमरे में सो जाऊंगी, पर देखो मेरी किस्मत, नीचे रुके नहीं और ऊपर आते ही सो गए। घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा था। 12 से 1, 1 से 2। नींद भी नहीं टूटती क्या इन लोगों की? मच्छर तो आज लग रहा है मुझे उठाकर झूले के घर ले जाएंगे। निवेदिता नीचे जाती है और मार्टिन लेकर लौटती है। कैसी हो निवेदिता, सोई नहीं? खांसी से बुरा हाल है मेरा। आज अगर मैं ऊपर सो गई ना तो रामपुर पहुंच जाऊंगी। तुम लोगों की तबीयत बिगड़ती नहीं है क्या? इतनी बिगड़ती है कि पूछो मत, पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी छत पर सुलाते हैं हमें। जूली और निवेदिता की खुसफुस सुनकर प्राची अपनी छत से कहती है, मुझे भी ठंड में ना नींद नहीं आती। तुम कोई दिमाग लगाओ ना निवेदिता, इस ठंड में छत पर सो सोकर मेरे दिमाग की नस सुन हो गई है। कुछ तो उपाय होगा, किसी को तो समझाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने। निवेदिता इस बारे में अपनी ताई सास से बात करने की कोशिश करती है, पर नियम तो नियम थे, और जो लोग एक बार नियम को प्रथा मानकर मानना शुरू कर देते हैं, वो उसके पीछे का कारण मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। पूरे 90 साल पूरे किए थे मेरी सास ने, फिर हिमालय की ओर चली गई। कभी कुछ नहीं हुआ उन्हें। छत पर सोना इस गांव की रिवायत है बहू। अब पूरा गांव ही छत पर सो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और सभी स्वस्थ हैं। जो इसी गांव में पैदा हुए हैं उन्हें इस एनवायरमेंट की आदत है, और कोई साइंस नहीं है इसमें ताई जी। और बात सिर्फ मेरी नहीं, नकुल का काम भी तो छूट रहा है ना यहाँ। हाँ, तो कौन सा तुझे जीवन भर याद रहना है? 3 महीने की बात है, बाकी लैपटॉप में काम करता ही है वो। जो दिमाग लगाया जा सकता था निवेदिता वो सारा दिमाग लगा रही थी। सभी के सोने के बाद नीचे आना, कभी अपने सास ससुर को डरा देना, तो कभी घर में चोर घुसने का बहाना करना, पर सभी के सभी प्लान लगातार फेल हो रहे थे। और फिर निवेदिता अल्बेस्टर डालने वालों को अपने घर बुला लेती है।
ये क्या हो रहा है निवेदिता? हमें तो लगा था तुम हमें बचाओगी, पर तुम तो इस छत को और सुंदर बनाने में लगी हो। सुंदर भी और गर्म भी। इस गांव का नियम क्या है? छत पर सोना, है ना? तो मैं छत पर ही सोऊंगी, पर छत रहेगा फुल्ली कवर्ड। अल्बेस्टर के अलावा भी छत के ऊपर चारों तरफ भूसे की दीवार बनवा दूंगी। भूसे में बड़ी गर्माहट होती है। छत से आ रही खिटपिट की आवाज सुनकर सभी भागते हुए छत पर आते हैं। अपने छत से देखा मैंने कि तेरे छत पर ये ठोका पीटी का काम चल रहा है। क्या बात हो गई सीता, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है चाची जी, बस 2 दिन की बात है। उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं खुद दूंगी, और आपको भी मम्मी जी। 2 दिन बाद छत पूरी तरह से कवर हो चुका था। अरे वाह मम्मी, यहाँ तो काफी गर्माहट है। हाँ है तो। हवा के कारण मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था। अभी अंदर सब गर्म है तो घुटनों के दर्द में भी जरा राहत होगी। और मैंने तो सुना है मम्मी कि अभी 1-2 दिन में बारिश भी होने वाली है। अच्छा है हम बच गए। निवेदिता का लगाया आइडिया काम कर जाता है और पूरा गांव अपनी छत पर शेड लगवाकर उसे कमरे जैसा बनवा लेता है।